श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? अरे बापरे, मध्येच हिंदी का? कावड तसं आहे. मॅथ्स 2 मध्ये आपण बेसिक कन्स्ट्रक्शन्स बघितल्या, पण त्यामध्येच अजूनही काही प्रकार आहेत. तर त्याच्यामध्ये एक सगळ्यात महत्वाचा जो प्रकार आहे तो आहे थिअरम, म्हणजे सिद्धता. यू कॅन से दॅट प्रूफ. आपल्याला ते प्रूव्ह करायचं. तर ते करताना थोडीशी गडबड होती डोक्यात की नेमकं कसं सादर करावं. तर आपण प्रयत्न करतो काही सेमी इंग्लिश आणि इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांना ते व्यवस्थित समजेल असं. आणि सिद्धता आहे तिसऱ्या प्रकरणातील एक महत्वाचं थिअरम. बघूया तर ते काय थिअरम आहे. चला तर मग फळ्यावर मी लिहिलेलंच आहे, आपण सुरुवात करूया. फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कल. अपन सर्कल बद्दल बोलना रहा. हम सर्कल के बारे में जानने वाले हैं कि सर्कल में क्या रहता है. देखो रेडियस रहती है, व्हाइल दैट देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, जैसे टैंजेंट. ये टैंजेंट है. टैंजेंट क्या करता है? टैंजेंट रेडियस के साथ खुद को परपेंडिकुलर प्रेजेंट करता है. तो उसका मेजर रहता है 90 डिग्रीज. तो वही थियरम जो बेसिक है उसका हम इसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखना है हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द थियरम. व्हाट इज द थियरम? थियरम का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों. देखो, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. देखो ये जो जो बातें बताता है, वॉट एवर ही इज टेलिंग यू, यू हैव टू ड्रॉ अकॉर्डिंगली. हमें उसके हिसाब से ड्रॉ करना रहता है. सब बच्चों को लग रहा है अरे किताब में ड्रॉ किया हुआ है वैसे हम लोग ने ड्रॉ किया. नहीं, ये थियरम सब कुछ बताता है. टेंजेंट कहाँ पे होते हैं? सर्कल में. ये भी उन्होंने बताया, अ सर्कल. देखो, एक सर्कल पहले ड्रॉ किया, उसके बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, उसका नाम दिया डी, और उसको हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए. टू टेंजेंट्स आर ड्रॉ हियर, डीपी एंड डी क्यू. वेरी इंपॉर्टेंट. वो बोल रहा है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी करने हैं. तो देखो, मैंने डायग्राम तो निकाल लिया. मुझे डायग्राम निकालने के लिए किसने बताया? पूरा ड्रॉ करने के लिए गाइडेंस किसने किया? तो थियरम ने. ये हमें समझ में लेना है. तो वो हम नहीं समझ पाते. वी आर थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज प्लान. वो सब प्लान है, लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, इसके हिसाब से हम लोग करें. नहीं, वो थियरम बताता है. अगेन देखिए, टेंजेंट सेगमेंट्स कहाँ पे ड्रॉन किए हैं? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल. तो सर्कल निकाला, उसके बाहर हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया और उसके दो टेंजेंट निकाले. दैट्स इट. वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि वो दोनों, देखो यहाँ पे लिखा है, कॉन्ग्रुएंट है. तो पहले तो हम लोग गिवन लिखते हैं जो हमारे पास है. हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है जो यूज करने वाले हैं? तो ये है, वो डायग्राम में बताए हुए. इट्स अ ए इज अ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड देन टेंजेंट्स थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट डी टच द सर्कल एट द पॉइंट पी एंड क्यू. तो वो दोनों टेंजेंट हो गए. वो हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट किए. वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? दो सेगमेंट कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? वो थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना पड़ता है. 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में हमने देखा है, दो ट्राइंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. टू ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आर देयर. वेरी अलग अलग तरह की वेराइटीज में हमें टेस्ट वहां पे पता चलती है. तो वो टेस्ट आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल भी देखने पड़ेंगे. वो ट्राइंगल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शंस कैसे आए? हम लोग को ट्राइंगल यहाँ पे इमेजिन करना है. तो दो ट्राइंगल दिखते हैं हम लोग जब ये रेडियस ड्रॉ करते हैं, AP एंड AQ. सेगमेंट AP और AQ मैंने लिखा. देखो, रेडियस का नाम पढ़ने में बहुत गलतियां होती है. लोग बाहर से पढ़ते हैं. सॉरी, सेंटर से स्टार्ट करो. AP AQ, दिस इज द राइट वे टू रीड द रेडियस. हमेशा ध्यान में रखो. ये सब प्रेजेंटेशन देखिए, ये प्रेजेंटेशन ऐसे ही होना चाहिए, जिसे देखने के बाद जो मॉडरेटर आर गोइंग टू चेक दैट ही फील और शी फील सो प्लीजेंट. वो आधा अधूरा काम वहीं पे हो जाता है आपका. ये ध्यान में रखिए. तो हम बाद में यहाँ पे आएंगे. ये है हमारा प्रूफ, जो हमें थियरम प्रूफ करना है. तो उसमें दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं. हम लोग कुछ ना स्टेटमेंट करते हैं. वी आर गोइंग टू डू सम स्टेटमेंट, और एवरी स्टेटमेंट हैविंग रीजन. इन ज्योमेट्री रीजन इज वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट. तो दैट्स व्हाई हम लोग रीजन भी राइट हैंड साइड में लिखेंगे. देखो, ये ड्रॉ जैसे रहता है ना, प्रोजेक्ट कोई नहीं करता है, ऐसे लिखा हुआ जाता है.
तो बच्चों को भी वही आदत होती है नहीं, और हर कोई स्टेटमेंट यहाँ डायग्राम में बसा हुआ है, ये हमें देखना है। तो व्हाट इज दैट, फर्स्ट वन इज दैट वो दो ट्राइंगल हम लोग ने सोचे हैं, वो दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई ये दोनों भाई साहब जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग वही करेंगे। वी आर गोइंग टू सी दैट इन द टू ट्राइंगल व्हाट विल बी देयर, द ट्राइंगल PAD एंड ट्राइंगल QAD। देखो क्या है QAD, whatever I can see in a diagram I'm going to write over here. And what are they denoting? They are radii of the same circle. Both are the radii, वो दोनों रेडिया है, इसलिए वो दोनों रेडियस है होने के कारण कॉन्ग्रुएंट है ऑलरेडी एज अ डेफिनेशन ऑफ द रेडिया। बाद में हम लोग देखेंगे कि दो ट्राइंगल्स में एक साइड कोई तो कॉमन है। क्या है कॉमन? तो उसके बाद में हमने क्या देखा है कि कॉमन साइड कौन है? AD। तो सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AD, नाम तो सेम ही रहेगा। तो हो गए वो कॉमन साइड। तो हमारे पास दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम लोग थोड़ा बेसिक थ्योरम के पास जाएंगे। इसी चैप्टर में आया हुआ बेसिक थ्योरम टैंजेंट का। जो टैंजेंट रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, ऐसे कुछ रहता है। सर्कल का जो टेंजेंट रहता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। यही हम लोग ने यहाँ पे यूज किया। वी आर गोइंग टू यूज दैट मेजर एंगल है APD, कम ऑन, APD एंड AQD, दिख रहा है आपको? तो वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज होने के कारण कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हमने रीजन लिखा, वो टेंजेंट थ्योरम है। आफ्टर दैट 3 statements are there which is very much enough to show that two triangles are congruent. देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मिनिमम 3 कौन से 3 पार्ट्स हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे है 2 स्टेटमेंट सेगमेंट के हैं और एक एंगल का है। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे 90 डिग्रीज आ गया है तो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। इसकी वजह से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अलग रहने वाला टेस्ट है वो यहाँ पे आया हुआ है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो ध्यान में रखने के लिए भी बड़ा आसान है। जो SAS है, AAA है, व्हाटएवर SSS है, ये जो है अलग चीज है, वो नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट है इस थ्योरम में, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। वो हम लोग लिखेंगे PAD एंड QAD कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी कोई भी जो साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट रहती ही है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है कि सेगमेंट DP और DQ हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, और ये उनका शॉर्ट फॉर्म है कॉमन साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उनके ये दो साइड्स क्या हो गए? दोनों भुजाएं एक रूप हो गई है, या फिर हमें कह सकते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो सोचने वाली बात यह है कि देखो कि थ्योरम कितना अच्छा लिखा जा सकता है, कितना अच्छा दिख सकता है, ये भी बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात मैं वापस वही दोहराऊंगा कि आई एम गोइंग टू रिपीट इट दैट द थ्योरम इज एक्चुअली द थ्योरम जो रहता है, डेफिनेशन जो उसकी रहती है वो हमें बहुत सारे इंडिकेशंस देते हैं। जैसे वो उसने मुझे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो बताया, डायग्राम के साथ गिवन भी लिखने के लिए डायग्राम ने बहुत सारी जानकारी मुझे दी, प्रूफ मुझे बताया क्या करना है, और वेरी इंपॉर्टेंटली थ्योरम लिखते हुए डायग्राम और मेरे पास जो गिवन है वो दोनों का मैंने कैसे मिश्रण किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो बताना चाहता था शायद आपको सब पता चला होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैं सब ये चेंज करने वाला हूँ मेरे मराठी मीडियम के बच्चों के लिए। समजून तर सांगितलेलं आहेच आहे, हिंदीमध्येही सांगितलं आहे, इंग्रजीमध्येही सांगितलेलं आहे, सेमी इंग्लिशच्या मुलांसाठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या। आणि मराठी माध्यमाची मुलं एवढी हुशार आहेत त्यांना हिंदी चांगलं कळतं, तरी पण मांडणी मात्र मराठीत कळली पाहिजे ना की नेमकं मराठीत काय आहे। तर बघूया, ते स्पर्शिका खंडाचं प्रमेय म्हणजेच टँजंट थिअरम ज्याला म्हटलं जातं। तर टँजंट सेगमेंट थिअरम जे आहे त्या थिअरम प्रमाणे मराठीत आपण बघूया स्पर्शिका खंडाचं प्रमेय, वर्तुळाच्या बाह्य भागातील बिंदूपासून त्या वर्तुळाला काढलेले स्पर्शिका खंड एकरूप असतात। हे स्पर्शिका खंड आपण मगाशी एकरूप केलेले आहेत। हे तुमची जी आकृती आहे ती म्हणजे काय म्हणतात तुमचं थिअरम जे आहे हेच तुम्हाला किंवा प्रमेय जे आहे
त्याचं विधान जे आहे ते तुम्हाला आकृती काढायला सुचवते, हे मागाशी मी सांगितलेलं आहे. तेच आपण नंतर आकृतीतलं पक्षामध्ये लिहितो. थोडीशी इथे गडबड झालेली आहे. इथे आपलं एकेंद्रिय आहे, मी चुकून ओ केंद्रीय लिहिलेलं आहे. तर एकेंद्रिय वर्तुळात बाह्य भागातील डी बिंदूतून काढलेल्या स्पर्शिका वर्तुळाला अनुक्रमे पी आणि क्यू बिंदूमध्ये स्पर्श करतात. हे जे आकृतीत आहे तेच मराठीमध्ये लिहिलेलं आहे, जे मागाशी इंग्रजीमध्ये होतं. हे मराठी माध्यमाच्या मुलांसाठी. पक्षही लिहिता आलं पाहिजे आपल्याला. कधी कधी काय होतं की प्रमेयामध्ये तुम्हाला विधानाच्या माध्यमातून तुम्ही आकृती काढताय, पण आकृतीचं वर्णन हे पक्षामध्ये लिहिता आलं पाहिजे. तर त्याच्यानंतर त्याचं साध्यही आहे, जे हे दोन स्पर्शिकाखंड आहेत, जे रेख डी पी आणि रेख डी क्यू, हे आपल्याला दोघं काय करायचे, एकरूप करायचे. जसं मी त्या थोड्या इंग्रजी माध्यमाच्या मागाच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये सांगितलं होतं की आपल्याला दोन त्रिकोण एकरूप केल्यानंतरच बाजू एकरूप मिळू शकतात, आणि तेच मी इथे करणार आहे आणि केलेलं आहे. हे जे दोन त्रिकोण आपल्याला दिसतात, हे दोन त्रिकोण आपण एकरूप केलेले आहेत, जे इथे लिहिलेलं आहे. अर्थात त्यासाठी या ज्या तुटक रेषातल्या दोन त्रिज्या पहिल्या विधानात आलेल्या आहेत, एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या एकरूप झाल्या. त्याच्यानंतर ऑब्व्हियसली एडी ही जी बाजू आहे ही दोघांमध्येही काय आहे, सामायिक आहे, ती पण एकरूप झाली. त्याच्यानंतर एक सगळ्यात महत्वाचं प्रमेय जे आपल्या मूलभूत या प्रकरणाचं आहे, स्पर्शिका त्रिज्या लंबता प्रमेय, जे मगाशी पण मी केलं होतं. असं वर्तुळाचा भाग आहे आणि हे लंब आहे, ते इकडे झालेलं आहे बघा, एपी आणि पीडी, तसंच एक्यू आणि क्यूडी, ते 90 अंशामुळे ते दोघं जण एकरूप झाले. तर अशा पद्धतीने दोन बाजू आणि एक कोण आपल्याला एकरूप मिळाला. पण हा कोण 90 अंशाचा असल्यामुळे काटकोन त्रिकोण झालेले आहे, आणि काटकोन त्रिकोणामध्ये कुठली कसोटी येते, तर कर्णभुजा कसोटी, जे मगाशी इंग्रजीमध्ये हायपोटेनियस थेरम झालं. ते दोन त्रिकोण एकरूप झाले. त्यानंतर दोन त्रिकोणांच्या त्रिकोणांच्या महत्वाचे जे घटक असतात ते घटक सुद्धा एकरूप होतात, म्हणून दोन बाजू सुद्धा काय झाल्या, एकरूप झाल्या. ते इथे लिहिलेलं आहे, एकरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू. आणि मग तुम्हाला आवश्यक असलेलं जे साध्य आहे ते इथे सिद्ध झालेलं आहे. तेवढंच, लिखाणात काहीही फरक नाही, तसंच आहे. अवघी 5 विधानं आपल्याला लिहायची आहेत. कधी कधी ही सिद्धता रिकाम्या जागा भरा, हा जो कृती प्रकार ज्याला आहे, ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन सुद्धा येतो. पण आपण पूर्ण तयारीनिशीच उतरलो तर, म्हणून मी दोन्ही माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना सांगेन की प्रमेय वाचा, त्यावरून आकृती काढा, आकृतीची माहिती पक्षामध्ये लिहा, साध्य व्यवस्थित समजून घ्या, आणि या सगळ्यांचा गुणधर्मांचा आणि आकृतीचा वापर करून व्यवस्थित सिद्धता लक्षात घ्या. सिद्धता ही पाठ करायची गोष्ट नाही, ती समजून घेतल्यानंतर दुसऱ्याला समजावून सांगण्याची गोष्ट आहे, आणि ती तुम्हाला नक्कीच जमेल आपला व्हिडिओ पाहिल्यानंतर. आणि प्रयत्न करा तुम्हाला दुसऱ्याला कोणाला तरी समजावून सांगता येतं का, आणि नाही जमलं तर आपला व्हिडिओ आहेच, त्याला तो व्हिडिओ बघायला लावा. कारण नक्कीच आताची ही सिद्धता आणि एक्सप्लेनेशन तुम्हाला आवडलंय याची मला खात्री आहे. तर लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमचं चॅनल सबस्क्राईब करून जास्तीत जास्त मुलांना शेअर करा रे, म्हणजे ही चांगली माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. श्री स्वामी समर्थ. धन्यवाद.